तो इतिहास उत्तर प्रदेश में रच दिया गया है और इतिहास वैसे उत्तराखंड में भी रच दिया गया है और पंजाब में भी रच दिया गया है। सही कई सारे इतिहास रचे गए हैं और विशेषकर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास हम पूरा पैनल भाऊ जी, ओंकार जी, धीरेन्द्र जी और अभिषेक जी चारों लोग हैं। आइए चलते हैं उनके पास सीधे आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। लाइक करने के साथ साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर सपोर्ट कर लें और हमें फॉलो कर लें। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते सभी दर्शकों को और स्वागत है भाऊ का, धीरेन्द्र जी का, ओंकार जी का, अभिषेक जी का। तो अभिषेक जी, आज आपने सुना वहाँ पे होली का जो गाना चल रहा था? हाँ, होली का तो गाना तो मैं सुने। आप तैयार है ना? तो मैं आपको क्यू दूं तो फिर आप तो हाँ, तो सुनिए साहब, और भी जिसको आता हो वो भी ज्वाइन कर सकता है। हालांकि ये ठेठ पूरब का गाना है, ठेठ पूरब का लोक संगीत है। तो भाई तो भैले के चलेला बुलडोजर और भागेला मुख्तार और नीचे है जोगी बाबा, ऊपर कर तार जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा 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 रा। एक और है। हाँ बताइए अब। नाही कर पैनी एक को शायरी, नाही कर पैनी एक को शायरी आ नाही मिलल बा यूपी में कोनो स्थान, आ गइल बा बुलडोजर बाबा के सरकार, बोलो जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। तो यार कहाँ है मुनव्वर राणा सर? मुनव्वर राणा उसका टिकट हो गया है। उनको तो शायरी नहीं ऐसे थोड़ी जाएंगे। उनका टिकट हो गया है। एक जिशान नाम के लड़के ने, जिशान ने, मैंने ट्वीट भी किया था, उसका इंटरव्यू भी लिया था, उसने उनका टिकट बुक कराया। वेटिंग थी 88। वो उस टिकट को लेके उनके घर देने जा रहा था और उसने कहा, एक बहुत अच्छी बात कहते हुए कहा कि मैं ये मानता हूं कि वो सच्चे और अच्छे मुसलमान हुए तो अपनी बात के खरे उतरेंगे और मैंने ये टिकट कोलकाता का कराया है जहां मुसलमानों पर सबसे ज्यादा मेहरबान ममता बनर्जी हैं, लिहाजा वो उनके घर पहुंचे। उसका टिकट मैंने ट्वीट किया है, मैं इस पे शायद नहीं दिखा पाऊंगा, वो ट्वीट है बहुत ही अच्छा। वो लेके गया है, टिकट लेके आ गया था निशान 12 बजे। मुनव्वर राणा तो लेकिन मुनव्वर राणा तो खाट के नीचे घुस गए हैं, निकल नहीं रहे वहां से। नहीं, ओरिजिनली वो शायद इधर के हैं, अमरोहा के आसपास का कौन था उनका टाउन, मुरादाबाद के कहीं उसके आसपास के टाउन के हैं। जैसे महाराष्ट्र में अनिल और राउत नाम डेंजर में है, वैसे शायद नॉर्थ में राणा सब डेंजर में आ गए, वो अयूब हो या मुनव्वर हो। आपने ज्यादा सही कहा। सुरेश राणा से लेके सारे राणा भी हार गया, एक में ही रख लिया। हाँ, एक में ही रख दिया। संगीत सोम सिंह राणा भी हार गए, तो जो सारे राणा थे वो निकल लिए वहां से। कार्तिक राणा भी हार गए, ब्रजेश रावत जीत गए। इसलिए बोला राणा। जैसे महाराष्ट्र में राउत और अनिल ये डेंजर जोन में है, वैसे नॉर्थ में सब राणा डेंजर जोन में है। थोड़ा ओंकार जी से स्टार्ट करेंगे। ओंकार जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारे पास आंकड़े हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड को अलग अलग करके, ये मैं देख रहा हूँ, ये जो मैंने आंकड़े निकाले थे इंडिया टीवी से, मैं फेज वाइज एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ। आप लोगों में से किसी ने की हो तो वो कृपया बता दीजिएगा। तो 97 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, 52 सीटें रोहिलखंड की। तो रोहिलखंड में 52 में से सिर्फ 27 सीटें मिली है। फिर भी
मेजॉरिटी से तो अधिक है। और आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उसमें मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में बड़ी हानि हुई है, लेकिन बाकी जो पूरा है वो एक तरफा है, खासतौर से जो पूरा नीचे का जो आपका है बुलंदशहर और इनका सबको लेके। और 97 में से 97 में से 69 यानी लगभग आप ये समझ लीजिए 72-73% वहाँ पर है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का परिदृश्य है। तो मैं ओंकार जी से सबसे पहले पूछूंगा, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद में बताएं, उसके बाद फिर मैं भाऊ के पास चलूंगा। देखिए संजय जी, ये तो बिल्कुल हम लोग डिस्कस करते भी रहे थे शुरू से ही कि ये जो पहला और दूसरा फेज है ये थोड़ा सा क्रिटिकल रहने वाला है। और वो क्यों रहने वाला है? एक तो ये जो 13 महीने तक दिल्ली के किनारे पर आंदोलन चलवाया गया, लगातार लुटियन मीडिया के एक बड़े हिस्से ने एक ऐसे व्यक्ति के इंटरव्यूज आधा घंटे के, एक घंटे के करीब हर तीसरे दिन प्रसारित किए, जो अपनी कोई पहचान भी नहीं रखता था। यानी नवंबर 2021 से पहले उसकी कोई पहचान 2020 से पहले उसकी कोई पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थी, लेकिन उसकी पहचान ऐसी बना दी गई, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि पता नहीं कितना बड़ा हीरो है वो किसानों का। पंचायत चुनाव में क्या हुआ था हम सबको पता है। उसके अपने क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बन गया था। अब भी अगर हम चुनाव नतीजों की मीमांसा करें, समीक्षा करें, तो पता चलता है कि उनका कुछ खास प्रभाव नहीं रहा है। हाँ, गठबंधन हुआ है, एक माहौल बना था समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ, और जो मुस्लिम मतदाताओं ने एक तरफा वोट करने का फैसला किया। जहां मुस्लिम मतदाता थे वहां कुछ जाटों का झुकाव जयंत चौधरी की तरफ, समाजवादी पार्टी का जो थोड़े बहुत पिछड़े, हालांकि यहाँ फर्स्ट फेज में उतने नहीं हैं, जाकर के तीसरे फेज में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है जहां यादव बेल्ट शुरू होती है। और पहले और दूसरे फेज में जो मुस्लिम और जाटों का कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जितना हम अपेक्षा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, उतना ही मिला है। पर जितना भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में मिलता रहा है, उससे 5-7% शिफ्ट हुआ है लोकदल की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही आपके प्रोग्राम्स में और अपने प्रोग्राम्स में भी करनी शुरू की थी कि जाटों का बड़ा चंक नहीं टूट रहा है, एक मामूली सा चंक है जो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। और उसके कारण है 2014 और 2019 में अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों हारे। यहाँ तक के जो चौधरी चरण सिंह के समय की कोठी इनके पास थी, वो भी इनको खाली करके महरौली में जाकर के शिफ्ट होना पड़ा था चौधरी अजीत सिंह को। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत था जाटों के मन में कि ये अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो हारने के बावजूद शायद ये कोठी खाली नहीं कराई जाती, जिससे चौधरी चरण सिंह का नाम जुड़ा हुआ था, या बरसों से जहां अजीत सिंह रह रहे थे। तो भावनात्मक रूप से मैं तो समझता हूं, धीरेन्द्र जी समझते हैं इस इलाके में, कि मतदान से एक दिन पहले, एक रात पहले बहुत सारे बुजुर्ग जाटों के सपने में चरण सिंह आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई थोड़ा ख्याल रख लेना, और फिर वो लाइन लगा करके ख्याल रखते हैं इनका। तो उसका थोड़ा सा असर जो है हमें देखने को मिला है। फिर भी उतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों ही क्षेत्रों में नहीं हुआ है जितनी इन लोगों ने सोची थी। ये इनके तो आप अगर इनकी सभाओं के भाषण उठाकर देख लें, या बाद में भी जिस तरीके से ये
एक गेहूं की पोटली लेकर के चलते थे और हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकल्प दिलवाते थे कि अन्न का संकल्प लीजिए। ये तो ये मान करके बैठे थे कि इस पूरी बेल्ट से हम भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे, सूपड़ा साफ कर देंगे। तो वैसा तो है नहीं। कुछ-कुछ पॉकेट में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, जिसके बारे में हम पहले से ही कहते रहे थे कि कुछ नुकसान तो होगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। और तीसरे दौर की जब वोटिंग हुई थी, वो तो विशुद्ध रूप से इन्हीं की बेल्ट मानी जाती थी। जहाँ से करहल से ये जीत तो गए हैं, लेकिन जो बाकी की सीटें थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली है। सेकंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली है। फर्स्ट में भी भारतीय जनता पार्टी ही आगे रही है। ये लोग आगे नहीं नहीं रहे हैं। हाँ, कुछ-कुछ ऐसी सीट थी, जहाँ हमें लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन वहाँ वो लूज़ कर गई है। अभी धीरेन जी प्रोग्राम शुरू होने से पहले पूछ रहे थे कि वेस्ट यूपी के डिटेल, तो बड़ौत में अ, कुछ समय पहले तक आरएलडी आगे चल रही थी, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो बागपत और हाँ, बड़ौत वहाँ 2 सवा 200 वोट से जीती है। जी, जी। तो बागपत और बड़ौत में भारतीय जनता पार्टी का आगे रहना बड़ी घटना है। इसके बावजूद के आरएलडी ने कई सीटें जीत ली हैं, शायद 8 सीटें टोटल मिलाकर के वो जीत रही है। जी। और बागपत तो बहुत लंबी मार्जिन से जीती है। हाँ, वहाँ योगेश धामा, हालाँकि योगेश धामा और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो एमपी हैं, दोनों के बीच में बनती नहीं है, 36 का आंकड़ा है। और लोकसभा चुनाव में तो सतपाल सिंह ने ये आरोप भी लगाया था पार्टी नेतृत्व से कि धामा ने उनके खिलाफ काम किया है। फिर भी धामा का टिकट नहीं कटा, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व ये समझती है कि वो एक मजबूत कैंडिडेट है और उसने अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छी जीत दर्ज की है। संजीव बालियान का भी उसको सहयोग मिलता रहा है, जो मुजफ्फरनगर से एमपी हैं और केंद्र में मंत्री हैं। जी। और मैं अब भाऊ के पास चलता हूँ। भाऊ, जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि पिछली बार भी जहाँ समाजवादी ने स्वीप किया था, वो इस बार पुनः दोहराया है। जैसे कि मुरादाबाद रामपुर क्षेत्र है, तो मुरादाबाद में पिछली बार भी 6 की 6 जीती थी इन्होंने, इस बार भी 6 की 6 जीती हैं। इसी तरह से रामपुर में पिछली बार बीजेपी ने सिर्फ 2 जीती थी, इस बार 1 ही जीती है। हालांकि संभल में हमेशा की तरह चंदौसी फिर जीत गई है भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो पोलराइजेशन इस बार इन्होंने किया मुस्लिम्स ने, क्या आपको लगता है कि इसका परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला? क्योंकि वो जो काउंटर पोलराइजेशन हुआ उसको हम देखते हैं तो पूरा का पूरा अवध क्षेत्र, पूरा सेंट्रल यूपी क्षेत्र, ये एक तरह से आप अगर मैप उठा के देखें तो पूरा वो भगवे में रंगा हुआ है। तो मैं तो इतना बारीकी से अभी इस चुनाव नहीं देख पाया हूँ, रिजल्ट या स्टडी कर पाया हूँ, लेकिन पूरा यूपी अगर हम कंसिडर करें तो जिस ढंग का माहौल भी बंगाल के बाद बनाया गया था कि समझो वही अभी अब बंगाल का रिपीटेशन होगा, लेकिन ये गधे एक बात भूल गए थे कि बंगाल में हुआ वो तो यही वो यहाँ भी हुआ है। बंगाल में सत्ता में थी वो पार्टी इंटैक्ट जीत कर आई थी, तो उसका मतलब बंगाल का अगर यहाँ परिणाम दिखाई देने वाला है तो बीजेपी जीतने वाली थी। हाँ, जो छोटी पार्टी थी वो बड़ी होगी, वहां बीजेपी बड़ी हो गई या समाजवादी पार्टी बड़ी हो गई। तो मेरे दिमाग में पहले से ये था कि वो और लोग भी बोल रहे थे कि मायावती कुछ नहीं कर रही है, तो मायावती ने होप छोड़ दिए थे और पूरी तरीके से मायावती के वोट जो है पोलराइज होते होते समाजवादी पार्टी के पास आ गए, तो उसका फायदा उन्हें मिला है। लोकसभा में उसका फायदा मायावती को मिला था। बेचारा अखिलेश 14 में 5 थे, 19 में 5 ही रहे, लेकिन मायावती के 10 हो गए थे। लेकिन उस समय जो वोटों की लेन देन हो गई थी वो समाजवादी पार्टी के साथ रही, ऐसा मुझे लगता है। अभी असल में क्या होगा मैं तो वहां गया नहीं हूँ या मैंने बारीकी से इतना
आंकड़ों का जो अभ्यास करते हैं वो मैंने नहीं किया है, शायद बाद में कभी करूंगा, अभी आंख की तकलीफ है। लेकिन एक बात साफ है कि अगर हम बारीकी से देखें तो ये चुनाव बीजेपी के लिए आगे चलकर जो चैलेंज खड़ा होने वाला है उसका है कि भाई इकट्ठा हो जाओ, वोट डिवीजन कम करो। ये यहां से अपोजिशन के लिए सीख है। अब कितना सीखते वो तो बात अलग है, लेकिन ये सीख है कि अगर वोट की डिवीजन नहीं होती तो फायदा होता है, किसी एक को होगा। और ये अगर करे कि पूरी के पूरे खड़े हो जाए, कांग्रेस वाले ममता के पीछे खड़े हो जाए, ममता वगैरह बंगाल, गुजरात, राजस्थान, यहाँ जो सीधे बीजेपी के साथ टक्कर है, वह सब लोग बीजेपी के साथ खड़े हो जाए, अखिलेश हो, मायावती हो। लेकिन ये होगा नहीं। देखो एक बात होती है, हमने देखा पिछले चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी हारी थी, लेकिन लोकसभा के मानो सबके सब सीटें बीजेपी ले गई थी। इसका मतलब यह है कि लोकल लेवल पर डिवीजन बढ़ता कैसे जाता है वो भी हमें समझना। मैं उसका एक अलग से विश्लेषण देता हूँ कैसा होता है वोटिंग। देखो कारपोरेटर होता है, कारपोरेटर जो होता है हमारा मुंबई का, तो हमको वो कारपोरेटर पहचान का चाहिए, हम उसको चेहरे से जानने वाले चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो हमको और हम उसे पहचानने वाले चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन एमएलए वो ऐसा नहीं होता। एमएलए हाँ बीच बीच में कुछ करता है, प्रोग्राम करता है, हमको मालूमात है ऐसा। लेकिन पार्लियामेंट के लिए पार्टी जरूरी होती है। वो कभी हमारे इलाके में आए ना आए एमपी, लेकिन हमको वो पार्टी मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए पार्लियामेंट का चुनाव पार्टी के लेवल पर होता है। असेंबली का चुनाव जो होता है वो कैंडिडेट और पार्टी के तौर पर होता है। और लोकल जो चुनाव होते हैं स्थानीय इकाइयों के, उसमें तो हमको उसको हक, उसको साथ दे दो तो वो आने वाला चाहिए। इस ढंग से वोटिंग होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोकसभा का परिणाम अगर देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है बड़ा भारी नुकसान नहीं हुआ है। ये तो होना था। देखो आपको याद होगा तो 2009 में ये जो 80 सीटें थी उसमें से 22 या 23 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और दिग्विजय सिंह से लेकर सबने उसका सेहरा तो राहुल गांधी के मत्थे पर बांधा था, ये राहुल की वजह से। फिर वो जाकर टपक गए उधर, 1.5 साल मुकाम पर रहे उधर, कि अकेले 2012 में वो जितना चाहते थे, भट्टा परसुल वगैरह वो हो गए। लेकिन 22 सीटें जिनको लोकसभा में मिली थी, उनको 24 सीटें सिर्फ विधानसभा में मिली। तो वो कहाँ गए वो? क्योंकि जो पार्टी लोकसभा में बहुमत करके सरकार बना सकती है वो तो बीजेपी या कांग्रेस होती थी, एसपी वगैरह नहीं होती थी। तो उस ढंग से जो मतदाता है वो, मेरा ख्याल है कि हर चुनाव के लिए जो फ्लोटिंग वोट होता है वो चुनाव किसके लिए है ये देखता है। और एक बात होती है, जब उपचुनाव होता है, बायपोल होता है, तो बायपोल में हमको उस इलाके का एमपी चुनना है, इस इलाके का एमएलए चुनना है। लेकिन जनरल इलेक्शन होता है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनना होता है। तो उस ढंग से सोचने वाला वोटर बढ़ रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। ये चुनाव उसका परिणाम हो सकता है, परिणाम भी हो सकता है, परिमाण भी हो सकता है। जी, मुझे अभी करेक्ट किया गया है दर्शकों द्वारा कि बिलासपुर की सीट भी अंत में संभवतः भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। और अभी जो भाऊ ने कहा, मैं दो तीन चीज़ें थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जो 2009 का जो परिणाम था लोकसभा का, वो एक तात्कालिक कारण था जिसमें मुलायम सिंह जी ने कल्याण सिंह जी से हाथ मिलाया था और उसके कारण आजम खान उनको छोड़ कर चले गए थे और मुस्लिम वोट पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग पूरा का पूरा कांग्रेस को शिफ्ट हो गया था। वो एक तात्कालिक कारण था, उसको उन्होंने जब करेक्ट कर लिया तो वो वापस फिर जैसे था वैसा हो गया था। यही एक कारण कांग्रेस के आने का था। अभी मैंने इसका विश्लेषण किया, जो वोट की शिफ्ट हुई है, तो 9% वोट जो है वो लगभग बहुजन समाज पार्टी का घटा है और लगभग 3% वोट जो है वो कांग्रेस का घटा है। और इसका मतलब ये है कि दो बड़ी पार्टियों में मिलके 12% वोट खोया है।
लेकिन यदि हम विश्लेषण करें तो पिछली बार जब ये साथ-साथ थे दोनों लड़के, तब इनका जो सम्मिलित वोट था वो लगभग 28% था। और इस बार जो इनका सम्मिलित वोट है वो लगभग 35% तक आ रहा है। यानी इसमें लगभग 7% की बढ़ोतरी इनके वोट में हुई है, इनके गठबंधन के वोट में हुई है। साथ में भारतीय जनता पार्टी का भी वोट जो है वो लगभग 4 साढ़े 4% बढ़ा है। तो दोनों के वोट में बढ़ोतरी हुई है और अंतर केवल इतना रहा है कि पिछली बार इनके दोनों के बीच में जो अंतर था वो लगभग 12%, लगभग 13% था, लेकिन इस बार जो इनके बीच में अंतर है वो 10% ही है। और जहाँ तक सेगमेंट्स की बात है तो इस समय जो चल रहा है वो इनका जो गठबंधन है वो 274 सीटें जीतता दिख रहा है। लोकसभा में इन्होंने 284 असेंबली सेगमेंट जीते थे। और अब हम चलते हैं धीरेन्द्र जी के पास में। धीरेन्द्र जी, आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव और विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में, और ये भी जानकारी दे दूं दर्शकों को कि यह प्रोग्राम जो है वो धीरेन्द्र जी के चैनल पे भी लाइव चल रहा है। जी, देखिए ओवरऑल पर्सपेक्टिव तो शुरुआत अगर हम लोग करते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं। अगर आप ये देखेंगे कि ये इस गठबंधन से पहले 2019 के उस गठबंधन को 93 से लेके अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन बताया जा रहा था। लगातार ये कहा गया कि जब मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये होगा, लेकिन 2019 में उससे ऊपर उठ गई बीजेपी, उससे ऊपर उठ गई और वो तमाम लोग आपको वहीं दिखाई देने लगे जहां वो थे। इसके बावजूद की और उस समय 2019 जो में 51% वोट शेयर प्राप्त कर लिया जी, था वोट शेयर भाजपा। के साथ, यानी उन्होंने जिसको हम गोल्डन रूल कहते हैं डेमोक्रेसी का, उसके बेसिक्स पर वो गए कि 51%, 50% से ऊपर कोई पार्टी लेती है तो हम उसको ये मानते हैं कि हाँ उसने पूरा मतलब जिसको शासन करने का, चूंकि हमारे यहाँ तो उस तरह की प्रणाली नहीं है, लेकिन उसने उस प्रणाली को पार किया है, बहुत रेयर होता है। इसके बाद आप 284 सीटों पर आगे थे, लेकिन आज की डेट में आप उसके 2 साल बाद, जबकि आप इस दौरान किसान आंदोलन के नाम पर घोर जातिवादी राजनीतिज्ञों का उसमें इस्तेमाल करते हुए, और आप मतलब उस पर हम लोग पंजाब पर अभी नहीं है, लेकिन जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि वहां वो चुनाव लड़े हुए किसान थे, उनको उनकी जमानतें जब्त होने के बाद उनका कोई नाम ही नहीं सुनाई दे रहा कि वो कहीं लड़े थे। उसी तरह से अगर यहाँ से चौधरी टिकैत और वो लोग खुल के सामने आते तो शायद और ज्यादा साफ होता, क्योंकि आज जब मेरे साथ उसके सवाल जवाब हो रहे थे राकेश टिकैत के, तो उसने कहा कि हमने तो ऐसा नहीं कहा, और मैंने कहा कि क्या एक जाति विशेष की पार्टी वो आंदोलन था, या आपकी पार्टी जो एक विशेष जाति विशेष की वर्ग पर, तो उस पर भी वो सही से जवाब नहीं दे रहा था। तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा परसेप्शन फिर वापस तोड़ा है कि वो आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं था, वो दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों के तरफ से लिखा गया आंदोलन था। दूसरा ये है कि जिसके जाट उसकी खाट, माफ कीजिएगा मैं कुछ सारे शब्द जातिवाद के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि आप ओवरऑल कह रहे हैं, जो मैं ये कह रहा हूं कि ये कैसे राजनीति शिफ्ट होगी, इस चुनाव से बहुत सारी राजनीति शिफ्ट होगी। उसमें आप देखेंगे कि इसने बिल्कुल आपको जितनी ताकत के साथ आप वोट ले सकते थे उतना आपने ले लिया, जितना आप डिवीजन कर सकते थे आपने कर लिया, जितना मुस्लिम वोट आप ले सकते थे। ये बाइपोलर वोट ये चुनाव है, और इस सब में अगर आप गौर करेंगे, मैं मुजफ्फरनगर के हिस्से सब देख रहा था, 5,000 या 7,000 से जीत रहे हैं वो लोग इस सब के बावजूद, और बसपा के पास बहुत तकड़े वोट नहीं है। यानी ये फ्यूचर पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करता है कि अगर वो वोट परसेंटेज आगे बढ़ता तो उसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि इस तकड़े गठबंधन के बावजूद ये कल को चुनाव जीतने का दावा नहीं कर सकते हैं कि हम पहले से तय कर दें कि ये चुनाव हमने गठबंधन कर लिया और हम जीत जाएंगे। बीजेपी के लिए एक सिल्वर लाइनिंग ये है। दूसरा ये है कि इसमें जो हम लोगों ने शुरू में बात की थी, मुझे लगता है कि आज फिर उसी बात को दोबारा करने का जरूरत है, और जयपुर डायलॉग को या हम तमाम लोग जो आपके साथ इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उन सबको बंगाल चुनाव को लेकर बहुत सारे देखने पड़ रहे थे। लेकिन आप देखिए, आपके पास तमाम चीजों के आंकड़े थे और आपके पास अपने कारण थे। जैसे इस चुनाव को जस्टिफाई करने के कारण किसी के पास उनके नहीं है। जो इस चुनाव में आपको दिख रहा था कि ये आंधी चल गई, ये सब उड़ गए,
ये सारी चारे कहानियों के साथ हम देख रहे थे। इसके उलट ये गठबंधन बाइपोलर इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट लेने के बावजूद बहुत इनविंसिबल नहीं दिख रहा है यहाँ। बाकी दूसरा, बीजेपी को ये सोचना होगा कि जिनके आपने जिन लोगों को वो टिकट दिए थे, मैं फिर याद कीजिए, जो सुरेश राणा या तमाम लोग आपके इसी शो में जिनको देखना है वो जो वापस जाकर देख सकते हैं कि हम लोग ये पहले ही तय कर चुके थे इसी में कि ये चुनाव हारेंगे। मृगांका सिंह पर आप बात कर चुके थे, सुरेश राणा पर आप बात कर चुके थे, संगीत सोम पर आप बात कर चुके थे। अगर हम लोग ऐसे ही बोलने लगे तो शायद मुझे लगता है जयपुर डायलॉग का या ओशियन नेटवर्क का इस बार का ये है, सीट वाइज सीट लोगों को मिल जाएगा कि किस तरह से हम लोगों ने उसको एनालाइज किया था। मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए ये एक बहुत ही अगले 20 साल की राजनीति आप इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए देखेंगे। हालांकि ये जरूर है कि यहाँ से शायद मुस्लिम जिस तरह के प्रयोग यहाँ बीजेपी को हराने के लिए करते रहे हैं, उसमें एक नया प्रयोग शायद 2022 में आप देखेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव अपने इस गठबंधन के साथ मैक्सिमम जो वो हासिल कर सकते थे वो इस चुनाव में हासिल कर चुके, और वो हासिल उनका 120-25 सीट से ऊपर नहीं जाता है। यानी घोर जातिवादी पॉलिटिक्स के साथ मुस्लिम ध्रुवीकरण का कंप्लीट ध्रुवीकरण वो उनको 125-30 सीटों से ऊपर नहीं ले जाता, जो हम लोगों ने कहा था कि 130 पर जाकर ये गठबंधन का जातीय स्वरूप जो बताता है वो हाफने लगेगा, तो उतने तक वो जाकर हाफ गए हैं। दूसरा, बीजेपी के तमाम आप देखेंगे उन लोगों के खिलाफ है, ये वोटों का परसेंटेज जो अंतर आपको दिख रहा है जीत का, ये बहुत बड़ा नहीं है, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट 2.25 लाख से जीत रहे हैं, जहां याद कीजिए 45%, आपको याद होगा साहिबाबाद के उस पर हम सबने चर्चा की थी कि ये कितना वोट पड़ा है, क्या वोट पड़ा है। उसके बाद आपने देखा होगा नोएडा में वोट परसेंटेज गिरा था, वहां 1,79,000 से बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है। याद कीजिए नोएडा की तीनों सीटें आपके पास कहा गया कि नहीं साहब यहाँ से। तो मैं सिर्फ लोगों को रिकॉल करा रहा हूं कि ये जो हम लोग एनालाइज कर रहे थे उसके इस आने वाले समय की राजनीति के बीज इसी में छिपे हुए हैं। बाइपोलर इलेक्शंस में भी जातीय गठबंधन बहुत बड़ा खेल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करेगा 2024 में मुस्लिम वोट, क्योंकि मुस्लिम वोट अपने प्रयोगों की परिधियों को पूरा नाप चुका है। उसके बाद वो घूम फिरकर 360 एंगल पर अब वापस वहीं जाकर खड़ा होना चाहता है जहां जातियों को तोड़ने की कोशिश हो। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर के सहारे इस पूरे जातियों के गणित को तोड़ दिया है, और योगी आदित्यनाथ एक ऐसे लीडर के तौर पर स्टेब्लिश हो रहे हैं जो पार्टी के वोट को ऐड कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं। अगर हम इसको ये गौर करते हैं, तब पिछली बार बीजेपी समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर लड़ी थी, 300 कुछ सीटों पर लड़ी थी, उसका वोट परसेंटेज उन सीटों पर लड़कर लगभग 27 से 28% था। 22% तमाम जोड़ के था, उस पर कुल मिला के 27-28% था। तो वो उसमें अपने आप को 1-2% यानी मुस्लिम वोटिंग का मैक्सिमम इस्तेमाल करने के बाद वो इतना कर पाई है। तो मुझे लगता है कि अगर ये एंटी इनकम्बेंसी इनके विधायकों के खिलाफ नहीं होती, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में कहा था कि योगी की लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में। मैंने चूंकि 01 विधानसभा से कवर किया है, मैं विधानसभा वाइज मतलब इस तरह डाटा नहीं याद कीजिए अब कर रहा था, लेकिन एक विधानसभा में घूम के आने के बाद मैं पूरा पूर्वांचल, और उसके बाद मेरे पास यही असेसमेंट था कि योगी बाबा की लहर है और उनके विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जिस वेद प्रकाश गुप्ता को हम लोग पूरी तरह से डूबे हुए देख रहे थे क्योंकि लोग गाली दे रहे थे, वो 12,000 से जीत के वापस आ गए हैं। और उनको मतलब मैं ये कह रहा था, बार बार मैं आपको कह रहा था कि अगर एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर से बाबा की लहर चली तो ये 300 भी चली जाएंगी, ये तो उनके ऊपर है। लेकिन वो अगर लहर जीत जाती तो शायद बाबा नीचे आते। लेकिन मुझे लगता है कि योगी बाबा की लहर ने, आज मैं देख रहा था जब अभी आपके शो में आने से पहले मैं वहीं खड़ा था, सुबह से लेके बीजेपी कार्यालय में ही खड़ा था। एक और चीज मैं फिर बार बार कह दूं, ये सही कई चीजें माफ कीजिएगा, आज चूंकि हम लोग शायद अतिरेक में भी होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से लगातार लगे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें मैं सिर्फ ये जोड़ूंगा कि आप ये सोचिए कि वहां आज भी आपको उस तरह की अनरूली भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। आपको क्रांति करने के इरादे से आने वाले लोग नहीं दिख रहे, ना वो किसी की तलाशी ले रहे थे, ना किसी को पूछ रहे थे। और जिन लोगों ने वोट किया है, जो आपको याद होगा वो शब्द, मुझे लगता है ओंकार सर बहुत अच्छे से समझेंगे कि बीजेपी के वोट कोको ले गई। कोको हमारे यहाँ कहा जाता है बच्चों को डराने के लिए, जब उसकी कोई चीज गायब हो जाती है। तो बीजेपी के वोट कोको नहीं ले गई थी, बीजेपी के वोट वहीं थे। वो अपने घरों से निकली, वो महिलाएं घरों से निकली, उन्होंने छापा मारा, साइकिल पे बैठ के आई और उसके बाद छापा मार के वो अपने घर चली गई।
ये जो साइलेंट वोटर है ये एक नया ट्रेंड है और बीजेपी का वोटर लगभग उसी स्थिति में दिख रहा है जैसा हम कांग्रेस का देखते थे। वो सड़कों पर रैलियों में बहुत रेयर दिखता था हमको, उस तरह का क्लास, और वो आराम से वोट करता था। तो ये एक नई चीज मैं देख रहा था कि आप भले ही हम लोग उन सबको देख रहे थे, मुझे लगता है आप उस पर ज्यादा बेहतर बोलेंगे। मैं तो एक पत्रकार होने के नाते नहीं बोल सकता क्योंकि वो सब मेरे साथ काम किए हुए थे जो ये सब उड़ा रहे थे कि ये देखिए, और वो कल से सदमे में भी होंगे, आज ज्यादा सदमे में होंगे। अगले या अगले राउंड में उनकी ही बात होगी। आज मैंने मुझे लगता है एनडीटीवी देखा है बहुत लंबे समय तक, सत्य हिंदी भी देखा है। हाँ, जिन्होंने असत्य जो है फैलाया है उन पर जरूर बात होंगी। तो ठीक है, मैं तो यही कहूंगा कि एक नई पॉलिटिक्स की, अगले 20 साल की पॉलिटिक्स यहाँ से स्टेब्लिश होगी क्योंकि बाईपोलर इलेक्शंस होंगे। और जब तक बीजेपी को आप जातीय गणित नहीं तोड़ोगे, विपक्ष के लिए सबक है कि जातीय राजनीति की एक लिमिटेशन है, आप इससे ज्यादा नहीं जा पाओगे, मुझे ये लगता है। जी, हम आते हैं अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, चिंतामणि जी का थोड़ा सा आपसे ज्यादा एक्यूरेट रह गया। डेफिनेटली उनका मुझसे ज्यादा एक्यूरेट था। अभी देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन के साइट पे 273 है। ठीक है, 10 प्लस माइनस 10 चलता है, मैं भी समझ सकता हूँ, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश हूँ। लेकिन दुख ही इसलिए हुआ, आपका एक तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव और थोड़ा सा पूर्वांचल का आपका विशेष पैठ है आपकी, तो उसके बारे में मैं उसी पे आ रहा था। पूर्वांचल, अवध के बारे में मैं भी बता दूंगा थोड़ा सा। मैं पूर्वांचल पे ही आ रहा था। जहां जहां आपसे अवध के बारे में, जहां माई कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा एड ऑन 45-46% पे पहुंच रहा था, वो सारी सीटें जो है वो बीजेपी हार गई। भले 2000, 4000, 5000, 7000 से, इवन नीलम सोनकर और बंदा सिंह भी इसी लिमिट में हारी है। दो चीजें हैं, एक मिथ तोड़ दिया है कि मुसलमान एकजुट होकर के बीजेपी को हरा सकते। इस मिथ को इस चुनाव ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि इस बार मुसलमान एक भी था, बिल्कुल टैक्टिकल वोटिंग भी की, वो जो कुछ कर सकते थे, साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, फिर भी बीजेपी 270 मार्क क्रॉस कर। दूसरी चीज, पूर्वांचल के संदर्भ में मैं अभी आंकड़े खंगाल रहा था। 100 वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में 165 विधायकों की हमने सूची तैयार की थी जिनके खिलाफ ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी था। एंड गेस व्हाट, जिनके जिनके सीट बदले गए थे उनको छोड़ दिया जाए, जिनके रह गए थे लगभग 100 वैसे विधायक, उनमें से 60 विधायक हार गए। 60% वैसे विधायक जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, भले थोड़े मार्जिन से हारे या ज्यादा मार्जिन से हारे, लेकिन वो सब हार गए। ये बीजेपी के लिए भी बड़ा टेक है कि जब आप एक्शन लें तो एक स्वामी प्रसाद मौर्य अगर आपको छोड़ के चला जाता है तो आप एक्शन न बदलें बल्कि उसको पूरा करें। शायद पूर्वांचल में भी अगर योगी जी की मर्जी से बहुत सारी सीटों का वितरण हो जाता, जैसा कि नहीं हुआ, चूंकि बीजेपी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और वो बड़ा हर सीट पे वोटिंग होती है, क्या होगा कैसे होगा, खैर जो भी हो। लेकिन दूसरा टेक ये है कि अब विधायकों को भी ये सोचना होगा कि आप योगी और मोदी के भरोसे 5 साल बिना काम किए चुनाव नहीं जीतेंगे, चाहे लहर ही क्यों ना। कई विधायकों को तो योगी जी की लहर ने, जैसा धीरेन्द्र सर बता रहे थे, बचा लिया। उनमें से वो 40% वाले वो, कई को नहीं बचा पाए। एक और टेक है, दलित वोट बीएसपी का जाटो माइनस वो बीजेपी की तरफ अब शिफ्ट हो गया है पूरी तरह से, और जो बीएसपी का मुस्लिम वोट था वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में चला गया है। अब इस दौरान खुद को मुसलमान कहां देखेंगे 2024 में, ये तो मेरे लिए अभी एक और रिसर्च का नया सब्जेक्ट है, क्योंकि कांग्रेस भी जितना एक्सपेक्टेड लाइन था, वैसे कांग्रेस की कितनी सीटें जीती मुझे याद नहीं है, लेकिन कांग्रेस को हम सब ने एक मत से कहा था कि कांग्रेस 5 सीट नहीं जीतेगी, जो कि हो गया है। अब इसमें पूरे यूपी में मुझे एक चीज और लगता है कि योगी जी का कद बहुत बढ़ जाएगा इसके बाद। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उनके लिए भी यूपी ने सबक दे दिया। मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करूंगा, लेकिन कई लोगों ने
जो कि बीजेपी में थे और योगी जी के राह में रोड़े अटकाने के प्रयास किए, वो चुनाव हार गए। खैर, होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी में ये चीजें होती है जो खुल के सामने आ जाती है। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि अब बीजेपी में योगी जी का कद बढ़ गया है और अब देखना होगा कि अगले 5 साल योगी जी सत्ता किस प्रकार से चलाते हैं, ताकि फ्यूचर में वो जो पीएम वाला एक है कि सबके मन में कि वो शायद पीएम बनेंगे, लेकिन अब यह है कि उनको 5 साल सत्ता चला के अच्छे से और यूपी को अच्छे से चला के फिर से पुनः साबित करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस तरह के जैसे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, जैसे बलिया में अच्छी खासी जीती हुई सीट आपने आनंद स्वरूप शुक्ला को शिफ्ट किया और वहां सुरेंद्र नाथ सिंह खड़े हो गए, 28,000 वोट ले गए और आनंद सुरेंद्र नाथ शुक्ला सिंह, और वो जीत जाते अपने आनंद, और वो आराम से बलिया में जीतते। और ये तो सर मैंने 2 महीने पहले आपके चैनल पे बोला था। इस तरह के ये जो है ना, ये बड़े नेताओं को एडजस्ट करने वाली चीजें जो है, इस तरह की भी नहीं होनी चाहिए थी। और कुछ जरूर ऐसी सीटें जीती हैं भाजपा ने जो आज तक नहीं जीती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्राह्मण के सबसे बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किए गए थे विनय शंकर तिवारी, वो अपनी चिल्लूपार सीट हार गए और वो चिल्लूपार सीट भाजपा अपने इतिहास में पहली बार जीत गई। मैंने बोला था सर, एक और पूर्वा सीट है उन्नाव की जो कभी नहीं जीती थी, वो भी भाजपा जीत गई। तो ये राजेश चौधरी, राजेश जी, संजय सर, राजेश जी एक बार, वो राजेश चौधरी पहले एक बार बीजेपी से जीते चिल्लूपार, शायद राजेश त्रिपाठी नहीं, हाँ शायद, अच्छा शायद बसपा से जीते दोनों बार बसपा से। ये पहले तो ये बसपा से लड़ रहे थे ना, ये पिछली बार तो हाँ पहले ये लड़े थे, हाँ फिर ये आगे थे, तो ये चेंज करते रहते। तो इस बार भाजपा चिल्लूपार सीट जीत गई। देखने वाली बात ये है कि गोरखपुर क्षेत्र में संभवतः महाराज जी को अपने हिसाब से टिकट बांटने का दिया गया था। तो आप ये देखिए, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और साथ में बस्ती, ये जो पूरा क्षेत्र है जो गोरखपुर डिवीजन है, उसमें कंप्लीट स्वीप है, इक्की दुक्की सीटें छोड़ के। हाँ, वो छोड़ दीजिए तो कंप्लीट स्वीप है। तो वो दिखाता है कि आपको फ्री हैंड देना चाहिए था मुख्यमंत्री को, और वो फ्री हैंड नहीं दिया गया। ये हम सब जो भी अंदरूनी जानते हैं, वो हम सब जानते हैं कि उनको बिल्कुल फ्री। एक चीज में एक ऐड करूंगा सर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बीच बीच में, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं कि जिस सीट पर 1 लाख से ज्यादा जाट होने की बात, मैं बार बार कह रहा, ओंकार सर हंसेंगे इन सारी बातों पर मेरी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहां इनको सबसे ज्यादा गुमान था, और वो जिनकी बाइटें हमने ली थी, वो चौधरी साहब मुझे ये कह रहे थे इन सांडों को आते ही वो कटवा देगा और वही इलाज है। ये मुझे चौधरी ने कहा गांव की पंचायत में। और वो सीट थी मांड, जहां से 7 बार श्याम सुंदर शर्मा जीते थे, 8 बार, और इस बार वहां राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी का जीते हैं। और न केवल जीते हैं, जिस संजय लाटर के नाम पर समाजवादी पार्टी में लॉटरी निकलती थी लोगों की, वो 4थे नंबर पे भाई पहुंचा है। तो मैंने इसलिए कहा जोड़ दूं मैं, इसलिए मैंने सोचा मैं जोड़ मैं भी मार्ट के बारे में बोलने वाला था, भूल गया था। मार्ट की सीट भी भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती। हाँ, मैं यही बता रहा था कि वहां 1 लाख से ज्यादा जो दम्भ भरा करते थे, मुझे लगता है इस बार की राजनीति, और ये बहुत जरूरी थी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सारे दर्शकों को ये समझना चाहिए हमारे, कि पूरे दिल्ली में बैठा हुआ पत्रकार जैसे ही अपने उस पर ऐसे करता है लैपटॉप अपने आप लिख देता है जाटलैंड जाटलैंड जाटलैंड। तो वो सब ऐसा कुछ नहीं है, वो सब आपको यहाँ दिख रहा है। ये पूरा कई हिस्सों में बटा हुआ लैंड है। कहीं लोध वहां अपना लैंड बना लेते हैं, कहीं यादव अपना लैंड बनाते हैं, फिर कहीं जाट बना लेते हैं। बीच बीच में भाई सैनियों को भी थोड़ी जगह दे दिया करो वो विक्रम सैनी जैसे लोगों को कुछ तो दे दिया करो। नहीं, मैं कह रहा हूँ धीरेन्द्र जी के मांड तो बहुत दूर है, छपरोली की आप हाँ, ये तो आप बढ़ो तो वो नहीं रख पा रहे बाग पर, जिसके नाम पे
झपरोली की नाक के नीचे बड़ौत में आप हार गए थे। बड़ौत में आप सोचिए, और आपने बड़ौत में ये ऐलान कर दिया था कि यहाँ कोई निकलेगा नहीं, वहां बात करने वाले को पीट दिया, मतलब जो हमसे बात कर रहा था, जो ये कहता है ये सड़क बनाई है, चौधरी साहब ने वहां भीड़ में ही पीट दिया उसको। हमने कहा यार हमारे लाइव में मत पीटो। तो ये हालत वो है। और ये मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस बार की राजनीति बहुत ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। और आप नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह की जीते नहीं होंगी, क्योंकि फिर सोशल इंजीनियरिंग लोग वो उस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जब हम समझ नहीं पाएंगे इन चीजों को। लेकिन इस बार वो गढ़ ढा दिए हैं, वो झूठ ढा दिया गया जो इंग्लिश पत्रकार निर्मित करते थे यहाँ बैठ के। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ उन लोगों का जो जानबूझ के, जब उससे पूछा जाता था आपकी जाति क्या है, अगर उस महिला ने, मैं उस महिला का जब भी मिलेंगी मैं सम्मान करूंगा, पता नहीं मुझे मिलेंगी या नहीं वो उस जगह पर, जिसने बार बार कहा कि वो हिंदू है, वो हिंदू है, और माइक हटा लिया उस आदमी ने उसको, क्योंकि वो उस अपने जवाब की तलाश कर रहा था। और मैं ये कह रहा हूं, ये वो 12-14% वोट है जो बीजेपी के लिए और इस देश के लिए कीमती वोट है। जी। अब कि आप वो पूरा निचोड़ भूले जा रहे हैं सर कि हम जो 22-21वीं सदी में है और आजकल दुकानें बंद हो रही है, ज्यादा से ज्यादा सब ऑनलाइन चल रहा है। तो इस चुनाव का जो मैं सोच रहा, आपको सबको देख रहा था, सुन रहा था, तो मुझे निचोड़ ये लगता है कि ये चुनाव Amazon.com पर चला गया। यानी आप बीएसपी के लिए चुनकर एमएलए दे दो, बाद में वो बीजेपी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा या समाजवादी पार्टी में जाएगा। ये डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए, डायरेक्टली समाजवादी पार्टी के, बीच वाले की जरूरत नहीं। बहुत ही शानदार है ये सही अमेजिंग नहीं है, है। इसको हम अमेजोन बोल सकते हैं, अमेजिंग नहीं है। समाजवादी पार्टी की जीत जो है उसको हम अमेजोन बोल सकते हैं, अमेजिंग नहीं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस। डायरेक्ट हो, क्योंकि आप देखो ना, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, कहीं भी आप टिकट खरीदो, मायावती से चुनकर आ जाओ, फिर चाहिए वो पार्टी में चले जाओ। तो ये जो बिचौला था वो हटा दिया डायरेक्टली। समाजवादी पार्टी को ही दे दो या बीजेपी को दे दो, मायावती को देने की जरूरत नहीं, बाद में तो वही जाना है। तो ये और कांग्रेस को, कांग्रेस अमेजोन पॉलिटिक्स हो गई है यूपी में। डायरेक्टली जो ग्राहक है उसके घर में पहुंचेगा, बीच वाला कोई रहेगा ही नहीं, होम डिलीवरी। अब भाऊ ये तो बताइए कि आपने सत्य हिंदी और एनडीटीवी इत्यादि को और इनको सबको देखा होगा, तो इनका जो विश्लेषण था उसके ऊपर हम क्या विश्लेषण कर सकते हैं? नहीं, भाव ने सत्य हिंदी बहुत देखा है। मैं बहुत देखता था, मैं एंजॉय करता था। देखो क्या होता है, बहुत आँख की ट्रीटमेंट चल रही थी तो दिमाग नहीं चलता है, फिर आँख खोलकर देख नहीं पाता था, और खबरें उल्टी सुल्टी होती है, तो रिलैक्स होने के लिए वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या है, वैसे तो घर में बच्ची भी है, नातिन है हमारी, उससे खेलता हूँ या तो सत्य हिंदी से खेलता हूँ, बड़ा मजा आता है। क्योंकि देखो बचकानी हरकतें होती है वो रिलैक्स होने के लिए बढ़िया होती है। आपके घर में भी बच्चे हुए हैं, आपके आसपास के रिश्तेदारों में, आप एंजॉय करते हैं बच्चों को ना। तो जी। नमस्कार, मैं आशुतोष, मैं बहुत पसंद करता हूँ इस ढंग से खुद को पेश करना। और वो फिर जो विजय त्रिवेदी है वगैरह मैं सुनता था, मुझे बहुत पसंद है, लोग बहुत पसंद है। क्योंकि क्या होता है, देखो जब रिलैक्स होना होता है ना, तब दिमाग चलाना नहीं चाहिए। तो इस वक्त सत्य हिंदी सुनो तो बढ़िया होता है, दिमाग चलाना ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं, क्या बकते हैं, वो क्या, अपने को क्या मतलब है, अपने रिलैक्स होने के लिए हम सुनते हैं। तो सत्य हिंदी, एनडीटीवी, वो अपने आप में खुश होते। अब देखिए, हमारे संजय राउत को किसी ने बोला कि भाई गोवा में आपको तो नोटा से भी कम वोट मिले, ये तो वहां महाआघाड़ी करने निकले थे।
तो उन्होंने कल राज ठाकरे का, आप मराठी आप नहीं समझते, लेकिन राज ठाकरे ने संजय राउत की बढ़िया नकल की, बढ़िया नकल की। असल में राज ठाकरे का दोस्त करके ही ये सामना के एडिटर बने। अच्छा। ये दोस्त थे पहले, तो वो बात छोड़ दो, लेकिन उन्होंने नकल की। तो उनको पूछा कि भाई नोटा से भी आपको कम वोट, वो बोले क्या हमारे नोट कम निकले। तो उससे तो मैं वो एक दूसरे मराठी चैनल पर था, उसने मुझे पूछा आपकी इस पर रिएक्शन क्या है? मैंने बोला रे यशवंत यादव के घर में पड़े रहे, इन्होंने गोवा लेके गए नहीं ना। नोट कम पड़ेंगे नहीं तो क्या, वो यशवंत यादव ने अपने घर में डंप करके रखे, 2 करोड़ नोट मिले ना उधर। इसलिए बोल रहे आप सच्चाई ढूंढने की कोशिश करो ना। जो नोट गोवा के लिए रखे थे वो तो यशवंत यादव के घर में डंप करके रखे गए और गोवा लेके नहीं गए। तो संजय राउत बिल्कुल सच बोल रहे कि हमारे नोट कम थे, इसलिए हम नोटा से भी कम हो गए। तो ऐसा सुनने में बड़ा रिलैक्स होने को मिलता है, वो मैं सुनता हूँ, जानबूझकर सुनता हूँ। जी। भाव लेकिन उत्तर प्रदेश में तो शिवसेना को काफी वोट मिले हैं, 0.03% मिले हैं। बिल्कुल। नोटा से ज्यादा है, कम है? और ये भी सिर्फ 100 सीटें लड़ाई है, मान लो 400 सीटें होती तो क्या होता। तो पॉइंट आप 003 बोल रहे हैं, तो 1% के लिए कम से कम 1200 या 1800 सीटें लड़ानी पड़ेगी। अब बेचारे खड़े है नहीं। मैं मेरे हमेशा ये सोच रहे थे कि भाई सामने वाले को हंसना तो आसान है, लेकिन उसको कम से कम समझने की कोशिश करो। मैं एक आपको कहानी बढ़िया बताता हूँ। एक पुराने जमाने में हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन होता था, एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई डेप्यूटी इंस्पेक्टर वगैरह आ जाता था और क्लास में देखता था क्या होता है, कैसा स्कूल चल रहा है रिकॉग्निशन के लिए वगैरह वगैरह। तो वो किसी भी क्लास में चला जाता था और देखता था कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने यानी मैं कहानी बनाई हुई है। तो ऐसा है कि इंस्पेक्टर मेरा ही दोस्त था, बहुत दिनों से, सालों से मिला। तो मैंने बोला चलो यार चाय भी पियेंगे। नहीं, बोला काम है, उसके बाद चाय पियेंगे, तू भी चल मेरे साथ। मेरे को स्कूल में लेके गया और एक क्लास में हम घुस गए। तो उसने क्लास के बच्चे को पूछा, जो टेबल्स होते हैं, भाई चार बार गुनने से कितना होता है? तो बोलता है 13 होता है। तो बोला 4 चौक 13 कैसे हो सकता है? तो मैं तो हैरान हो गया। तो उसने बोला बढ़िया, और आ गया, फटाक से रिपोर्ट लिख ली, ये स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रगति कर रहा है। तो फिर हम चाय पीने गए। मैंने बोला यार तो 4 चौके, उसने तो 13 बार बताया, तू क्या लिखा है प्रगति कर रहा है? अरे बोला मैं 4 साल पहले आया था, उस वक्त 4 चौक 9 बोलता था, अब 13 पर आया तो अगले 3 साल में तो 16 बोल देगा ना, प्रगति हो रही है। तो संजय राउत के हिसाब से 0.003 का मतलब शुरू हो गया ना, आहिस्ते आहिस्ते 2200 या कभी हो जाएगा ना। आप हंसने से क्या होता है, आप उनको समझने की कोशिश, मैं राहुल गांधी को समझने की कोशिश करता हूँ, बड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। इसलिए मैंने बोला आपको कि समझने की कोशिश जरूरी होती, समझने की कोशिश जरूरी। ओंकार जी, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं और उत्तराखंड में पुष्कर धामी चुनाव हार गए हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? बहुत सारे चेहरे हारे हैं साहब। उधर अगर हम पंजाब की तरफ चलें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, प्रकाश सिंह बादल हार गए, बस नवजोत सिंह सिद्धू हार गए। तो बहुत सारे चेहरे, और देखो नवजोत सिंह सिद्धू, हालांकि पंजाब पे बाद में बात कर लेंगे जब आप कहेंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में बाद में बात करेंगे, अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें और थोड़ा बहुत उत्तराखंड की। 70 सीटें लेकर के आ रहे थे वो, 70 सीटें लाने का दावा करने वाले हार गए। तो इधर जो ये सिराथू में हारे हैं, कौशाम्बी में, मुझे लगता ये है कि बीच बीच में इन्होंने जो, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे अभी अभिषेक, कि इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं
जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो योगी के समर्थक लोग हैं वो इनसे नाराज थे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बना दिए गए, पर उनकी आत्मा भटकती रही शायद चीफ मिनिस्टर पद के लिए। इसलिए वो जमीन पर जाकर के लोगों के बीच में काम नहीं कर पाए या उनका भरोसा नहीं जीत पाए। और जब कोई आदमी हवा में उड़ता रहता है, अच्छा कुछ दिमाग मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके खराब किए। आप ये देखिएगा कि जहाँ-जहाँ प्रधानमंत्री की रैलियाँ हुई हैं, जनसभाएँ हुई हैं, वहाँ-वहाँ मंच पर आपको उनकी बगल में दिनेश शर्मा दिखाई नहीं दिए, केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दिए। तो केशव प्रसाद मौर्य को ऐसा लगने लगा कि मैं तो योगी आदित्यनाथ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीडर हूँ बीजेपी के लिए। तो मेरा आकलन ये है कि वो गलतफ़हमी में मारे गए और कुछ जो उन्होंने बीच-बीच में ये बयान दिए थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा 2022 में, ये रिजल्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक तय करेंगे, ये चीज़ें उनको मार गई। जी। जी। रामवीर दूसरा उपाध्याय भी चुनाव हार गए वैसे। इसमें एक चीज जोड़ देता हूं संजय जी, अगर आप अनुमति दें। जी, जी। दरअसल उनकी एरोगेंस बहुत ज्यादा थी। अगर मैं फिर आपको जो मैं कह रहा था कि ये बहुत फर्क पड़ रहा, लगातार मैं अधिकारियों के संपर्क में था, चूंकि जैसे ही लखनऊ पहुंचा तो सब जगह वही पुराना जो हम लोगों का 2000 मैंने 2002 से यूपी को पूरी तरह से हर एक जगह में ऑफिसर्स से लेके सबको कवर किया हुआ है। जब मैं वहाँ बहुत सारे अधिकारी थे तो उनका कहना ये था कि एक तो इनकी फैमिली को लेकर बहुत ही जबरदस्त असंतोष, यहाँ तक कि उन अधिकारियों ने ये कहा कि क्या भैया इस सीट के हारने से यूपी हारा जा सकता है। मैं समझा नहीं उनकी बात, लेकिन उनका कहना था कि उस पूरे चुनाव को इतनी एरोगेंस से किया गया और अगर हम लोग धन बल की बात करें तो बहुत ताकत इसमें झोंकी गई। और जिस दिन उनका चुनाव प्रचार खत्म होना था इस प्रचार का, मैं उनके हेलीकॉप्टर के बाहर खड़ा था, जहां उनका एक आरपीएन सिंह, कुशीनगर की ये बात है, वो जब हेलीकॉप्टर से वापस जा रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि अलग अलग एक छोटी सी, क्योंकि उस दिन यूक्रेन वाला संकट वाला चल रहा था, तो वो एकदम जो उनका सहज, मतलब पत्रकारों के साथ नहीं था, वैसे पत्रकारों के साथ बहुत अच्छा, लेकिन वो एकदम गुस्से में बोले जिसको लेना एक साथ ले लो, मैं अलग अलग नहीं कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने उनके हटते ही ये कहा कि इसका मतलब ये है कि ये वहां के वोटिंग से इनको पता चल गया फैसला क्या होने जा रहा है। दूसरा क्या है कि जो कुर्मी वोट था, जो पल्लवी पटेल का, जिसको अपना दल, ये बीजेपी को आने वाले टाइम के कोर्स करेक्शन है जो करने होंगे। एक निषाद पार्टी के ऊपर उसका जिस तरह का डिपेंडेंसी है वो उसको आगे खतरनाक हो सकता है। और जिस तरह से अनुप्रिया पटेल को उन्होंने दिया था, यहाँ पल्लवी पटेल ने पहले दिन से उसके एक तो भाषणों को लेकर कई ने तारीफ की, सब लोग बोलने लगे थे कि झाग आ रहे हैं लड़ाई में, मतलब ये इशारा होता है जो हमारे यहाँ गांव में बोला जाता है। मैं जब पूछता था अधिकारियों से, एक दो अधिकारी इधर के भी थे, तो वो कहते थे कि भैया झाग आ रहे हैं। तो लेकिन इनकी एरोगेंस ने, और उसके बाद जो कोर वोटर था योगी आदित्यनाथ के नाम से, वो भी आखिर में इनके साथ लगा 2-3 दिन पहले, सिर्फ इसलिए कि शायद एक सीट का भी शायद अंतर पड़ेगा। आपने देखा होगा जिस तरह की अफवाहों का असर हो गया था सोशल मीडिया, इस बार अगली बार देखना पड़ेगा, ये इलेक्शन कमीशन को भी देखना पड़ेगा कि किस तरह इनको कंट्रोल करे, क्योंकि नए मेरे एक सहयोगी थे दीपक शर्मा, मतलब माफ कीजिएगा मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मुझे आलोचना नहीं करनी चाहिए, मेरे एडिटर और मैं डिप्टी एडिटर था। उनको सुनने के बाद मुझे ये लग रहा था कि आखिर कोई जरा सी जवाबदेही तो आपकी होगी जो आप बोल रहे हैं। मुझे डर लगता है, मैं आपके शो में बता रहा हूँ ईमानदारी से, कि मुझे कुछ भी बोलने के लिए हमेशा लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा मेरे दर्शकों के साथ, गलत बता के, इसीलिए मैं पूरे रेफरेंस ढूंढता हूँ कि नहीं ये बोलने से पहले वो लोग इस तरह बोले जा रहे थे। और इन सब चीजों को, एरोगेंस प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी, वो सब इनके अगेंस्ट थी, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट तक ये इतना लड़े, ये बात भी आश्चर्य की है, वरना 10 से 15 हजार हार के साथ था। मुझे पता नहीं अभी उनका, मैं देखूंगा, मैं वो सिरातू ही खोज रहा था कि कितने से हार हुई है, वो बड़ा 5-6 हजार से हुई है लगभग। हाँ, तो उस समय 15 से 20 हजार। एक और सीट का मैं आपको बता देता हूँ, अखिलेश यादव जो है, जिस जीत का दावा कर रहे थे, और वहां बहुत सारे लोग उस समय लड़ रहे थे करैल में हमसे कि भैया 1.5 लाख से जीतेंगे, भैया 2 लाख से जीतेंगे, भैया जो है
मुश्किल से 60-67 हजार से जीत पाए हैं, जबकि एसपी सिंह की वोट नहीं पड़े थे। मैंने आपको बताया था करहल में और उसमें कहीं वोट नहीं था। तो बेबी रानी मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं। हाँ, बिल्कुल बन सकती हैं। एक मौर्य तो चाहिए ना, भले ही वो और ब्रजेश दूसरी पाठक तरह भी का बन मौर्य हो। सकते हैं इस बार। हैं? ब्रजेश कौन बन पाठक सकता का है? भी नाम आ सकता है। ब्रजेश पाठक अपनी सीट ब्रजेश छोड़ के पाठक भागने वाले, आज बड़े, सीट हाँ छोड़ के नहीं, भागने लेकिन वालों में आज भी नाम उनको आ रहा बड़े है। उससे मिठाई, अरे उनको बेबी रानी मिठाई मौर्य तो भी बनेगी दिनेश सर। शर्मा जी का मुझे लग नहीं रहा। हाँ, बेबी रानी मौर्य तो चीफ दिनेश मिनिस्टर बनने वाली थी। डिप्टी तो जरूर बनेगी। और हम अंत करने से पहले हम जाते हैं हमारे क्या बोलते हैं उसको, डुप्लीकेट रवीश अरे कुमार के सर पास। जरूरी था, मैं बोलने ही वाला था कि तो सर रवीश मैं कुमार देख जी, रहा था अचानक से चैनल, आप तो मैं तो रवीश कुमार जी आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मैं पहले वो रिएक्शन बता दूं। 12 बजे मैंने एनडीटीवी ट्यून किया था एंड रवीश कुमार वाज लाइक दैट इन लैपटॉप और बोल रहा था इस प्रकार से। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उत्तर प्रदेश के रिजल्ट जो है वो निराशाजनक हैं समाजवादी पार्टी के लिए, अपना नाम छुपा के समाजवादी पार्टी के लिए। मगर हमने चमत्कार होते हुए देखा है, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से चुनाव जीती है, मेरे ख्याल से मेरे सहयोगी भी इस बात को मानेंगे, वो कमाल की जीत है। अब हम बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में तमाम महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल के दाम के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता अगर योगी आदित्यनाथ, जिनका काम बहुत ही एवरेज रहा है, साधारण रहा, अगर वो जीत जाते हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाएंगे। उसके बाद योया आते हैं, योया मतलब योगेंद्र यादव, एंड ही वाज लाइक टिपिकल। देखिए रवीश जी, इसके मायने तो सीधे सीधे यही निकाले जाएंगे कि अमित शाह और जो मोदी की रणनीति है वो काम कर गई। बहुत ही साधारण चीफ मिनिस्टर साबित हुए। हमने देखा कोरोना काल में कितनी खराब परफॉर्मेंस रही उनकी, लाशें तैरती रही, मगर फिर भी अगर उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें चुन रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि योगी के ऊपर से ज्यादा मोदी के ऊपर भरोसा है। और अब योगी के ऊपर भी मुझे लगता है आने वाले समय में नरेंद्र मोदी अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगे। जो धीरेन्द्र सर, संजय सर और हम कर रहे हैं उसके ठीक उलट, मतलब अभी भी लड़ाई लगाने वाली बात है। और रवीश कुमार इज लाइक टिपिकल नहीं ठीक है, ये भी एक तो रंग है ना राजनीति का, कि पॉलिटिक्स जो है वो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी होती है। तो इस वक्त बीजेपी के अंदर भी पॉलिटिक्स अब खूब होगी। तो ये कुछ रवीश कुमार का आज अंदाज था, अपने आप में वो हताश और निराश है। आप एक सेंटेंस भूल गए। जी जी भाऊ। अगर योगेंद्र यादव बोलते तो बोलते हम तो किसान आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने तो उसको आसान आंदोलन बना दिया। तो इसके ये दुष्परिणाम है अगर ऐसा कुछ बोलते। इनके लिए सब आंदोलन आसान होते, ये किसान आंदोलन में नफरत क्यों इस है हद तक है, सॉरी सर, नहीं ये करते हैं सब आसान आंदोलन करते हैं ना। कोई भी आंदोलन हो, शाहीन बाग हो वहां घुस जाएंगे, लोकपाल आंदोलन हो वहां घुस जाएंगे। इसलिए मैं वो करते उसको आसान आंदोलन बोलता हूँ योगेंद्र यादव का। इसलिए वो अगर रवीश कुमार को समझाने जाएंगे तो वही बोलेंगे ना, हम तो किसान आंदोलन कर रहे थे, मोदी जी ने उसको आसान आंदोलन बना दिया। इसके सब दुष्परिणाम है। अरे अपनी दुनिया में रहते तो क्या करें, उनको बाहर नहीं निकाल सकते। देखो भूत है, जिनको देखना है उसको दिखाई देता है ना, हमें ना दिखे लेकिन है, जिनको देखना है उनको तो दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। तो ये वो अपनी दुनिया में जीते तो हमको मानना पड़ेगा भाई आप जियो उस दुनिया में, हम क्यों उसको डिस्टर्ब करें। एक और संजय जी माफ कीजिएगा, भाव की बात पूरी हो गई क्या? मेरे तक आवाज कट गया। हाँ, क्या हाँ, आपको पूरी मेरी हो आवाज गई। आ रही है? आप टिप्पणी करें, उसके बाद फिर ओंकार जी से हम मैं दर्शक हमारे चाह रहे हैं कि ओंकार जी कुछ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बोलें। हाँ, इसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे, तो हम उसको ये देखें कि मैनपुरी और भोगांव दोनों बीजेपी ने जीती। आप सिर्फ करहल जीत पाए, जबकि जब बाबा योगी आदित्यनाथ वहां लड़ते उनका कनेक्शन कट चुका है। तो ओंकार जी
अंत करेंगे आपके गीत से। वाह वाह, क्या बात है। एक अखिलेश यादव के लिए सर हम भी गाएंगे सर। अच्छा, हाँ चलिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो पहले आप गा लीजिए। ओंकार जी तो हमारे चैंपियन सिंगर हैं, इसलिए वो लास्ट में। तो अखिलेश यादव और तमाम असत्यवादी पत्रकार और रवीश कुमार के लिए, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। अब इसके ऊपर संपुट लगाएंगे ओंकार जी। एक मुकेश की आवाज में गाना है, उसी को मैं गुनगुना देता हूँ। मुकेश तो बहुत ही लीजेंडरी सिंगर, और उनके सामने हमारी बिसात ही क्या है। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। तालियां तालियां तालियां। और कमाल कमाल गुरुजी। मैं अब सभी अब दर्शकों मुझे भी गाने को मन करता है। को हमने आपको गाते सुना नहीं, आपका स्वागत है। तो आपको सुनना, वो आपका भी स्वागत है, सुना जाए। वो लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। अच्छा, एक पैरोडी, दौड़ा एक दौड़ा पैरोडी, घोड़ा दौड़ा। एक पैरोडी बना रखी है भावना, बहुत अच्छी पैरोडी है। सुनाइए सुनाइए बाबू, सुनाइए। कौन सी पैरोडी? वो तो एक अच्छा, वो एक वो बनाई है प्रदीप की लिखी हुई जो थी, वो तो अलग है, हाँ वो तो अलग है। हाँ, अच्छा वो उसका छोटा सुर। हाँ हाँ ये एक बात ये हो गई थी कि हम बचपन में तो सब गाने थे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए, हमारा जो हिंदुस्तान था बचपन का, तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, ये हम बचपन से सुनते हैं। तो जब 95 96 में ये सब हो रहा था, नरसिंह राव का बहुत तमाशा हो रहा था, तो उस पर मैंने आओ झांकी तुम्हें दिखाए आज के हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से डर के रहो यहाँ भरती बेईमान की, बंदे बेशरम यहाँ के बंदे बेशरम। तो पूरा गाना मैंने वो बनाया था। उत्तर में गद्दारी करती, उत्तर में गद्दारी करती, उत्तर में गद्दारी करती कश्मीर के ये घाटी है, दक्खन से रिश्ते की डोरी तमिल बाघ ने काटी है, अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच में सारी जनता बाटी है, एकजुट की नारेबाजी घुसखोरी ने चाटी है, देखो ये तस्वीरें अपने बेशर्मी अपमान की, इस मिट्टी से बच के रहो या भरती बेईमान की। और था जलियावाला। अब देखो पैरोडी में मजा ये होता है कि कम से कम शब्द बदलो। तो ये है अपना जलियावाला बाग, ये देखो, तो बिदरन वाला बाग, ये देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ की टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे खलिस्तान की बोलियां, इंदिरा ने भी यहाँ लगा दी बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से डर के रहो ये धरती। और आखिरी में पूरा नहीं बोलूंगा, एक थोड़ा ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों से ऐसा है, तो ये है अपना राजपुताना राज करे दल बदलू से, गुंडागर्दी कैसी करनी पूछो बिहारी लालू से, प्रधानमंत्री लटक रहा है सोनिया की पल्लू से, प्रधानमंत्री लटक रहा है सोनिया की पल्लू से, चोर बने हैं दरवेशी और राज चला है भालू से।
जीत के कौरव बने हैं पांडव, जीत के कौरव बने हैं पांडव, हार हुई भगवान की, इस मिट्टी से डर के रहो, यह भरती बेईमान की। देखो वाह, मुल्क वाह। मराठों का ये, देखो मुल्क मराठों का ये, शरद यहाँ का राजा था, उसने ही ईमान बेचकर विदेश पैसा भेजा था। हर पहाड़ पर प्लॉट बने थे, हर पत्थर को बेचा था, पकड़ेंगे तो बस छूटे कैसे, सब कुछ उसने सोचा था। चतुर शरद ने बांध रखी थी अर्थी ही अभिमान की, इस मिट्टी से बचकर हो, या भरती बेईमान की। लेकिन ये आगे चलकर जब शिवसेना का गवर्नमेंट आ गया तब मैंने ये फिर से बदला था, उनका देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ ठाकरे डोला था, अखबारी ताकत को जिसने तलवारों से तोला था। देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ शिवाजी, यहाँ ठाकरे डोला था, अखबारी ताकत को जिसने तलवारों से तोला था। झुनका भाकर खाते खाते हाथ में कोका कोला था, झुनका भाकर खाते खाते हाथ में कोका कोला था, बोली हर हर महादेव की, माइकल जैक्सन बोला था। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है लेकिन वो मैंने उस वक्त किया था। शानदार सर, जबरदस्त। इसकी तो अलग से एपिसोड बनेगी, एक रिकॉर्डेड। संजय जी, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये इसको सुनाना भी मान सकते हैं, इसको वो भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा सलमान खुर्शीद साहब ने आईएस और बोको हरम के बराबर रखा हिंदुत्व को, और इसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे, है ना, चुनाव मैदान में पहुंचे हैं, तो उनको कुल मिला के जो वोट मिले हैं उनको बक्से संभाल नहीं पा रहे हैं, 2045 वोट मिले हैं। अरे वाह, तो ये बहुत बड़े वोट। गजब। अरे एक योगी के खिलाफ लड़ने के लिए गया था ना वो रावण। वो मैं भी उसका वोट देख रहा था अभी। रावण को 3500 कुछ वोट मिला है। हाँ, लेकिन इससे आगे निकल गया, और लुइस खुर्शीद से आगे निकल गया, जिसका पति देश का मुस्लिमों, वो जिसने बताया माँ सोनिया रोई थी आजमगढ़ के आतंकियों के मरने पर, और आईएस मतलब आप इस तरह डिमीन करना चाहते हैं देश को, और एक एजेंडा, वो सबके साथ जनता आपको सही सिखा रही है, मुझे लगता है बहुत। वैसे हम लोगों को मुझे लगता है संजय जी ये एक बार में पूरा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन के डाटा बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। संजय सिंह हार गए, गरिमा सिंह का टिकट आपने काटा सिर्फ संजय सिंह को देने के लिए कि महाराज जीत जाएंगे, और एक रेपिस्ट, जो सजा याफ्ता रेपिस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट तक हुआ है, उसकी पत्नी अगर जीत जाती है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि बड़े नाम का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे कर देंगे और रामवीर उपाध्याय हार गए, जो कभी नहीं हारते थे। रामवीर उपाध्याय हार गए। हाँ, रामवीर उपाध्याय हार गए। तो अब हम 2-3 दिन विश्लेषण चलेगा, अभी तो बहुत सारे रिपोर्ट और रिसर्च अभी तो चलेगा। 2-3 दिन बाद फिर बैठना पड़ेगा और थोड़ा डिटेल डिस्कशन करके। हाँ, मुझे लगता है हाँ, तब तक डिटेल आ जाएगा। जी हाँ। तो मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। लगभग 2 महीने का ये पूरा। अभी सबसे पहले एक बात भूलो मत, अब गुजरात का रोना शुरू होगा, दिसंबर में गुजरात है। नहीं, वो कल से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लोग निकल चुके होंगे गुजरात आज रात ही, क्योंकि उनका तो वो उनका यूट्यूब इसी से चलना है, वो वहां उन मोहल्लों में जाना है जहां कुछ काम। बंगाल का मेला उड़ गया, खेला होवे। हाँ, तो ये यूपी में आके बैठे थे, अब उठकर गुजरात जाएंगे और फिर से नैतिक विजय पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का भाषण चल रहा है बीजेपी मुख्यालय में इस समय। जी हाँ। चलिए, तो फिर हम लोग भी वही देखते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स हैं, आज कोई प्रश्न है नहीं, क्योंकि प्रश्न तो सारे के सारे उत्तरित हो गए इस चुनाव से ही। मैं सभी को, हम लोग उत्तर प्रदेश में ही है, तो सवाल कहाँ से होंगे। जी हाँ। बाबू से बड़ा ट्रोलर मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा। सही है, उत्तर प्रदेश में सारे उत्तर मिल गए। तो आप भाऊ को, ओंकार जी को, धीरेन्द्र जी को, अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.